नमस्ते, मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा और बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में कुलपति रहा। आज हम बात करेंगे हमारे भविष्य को तय करने वाले जो है विधानसभा के, या हम ऐसा कहें कि भाई यह लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स है वो हर राज्य की प्रजा का विकास करना, प्रगति करना वगैरह वगैरह, इसलिए वो हमारे यहाँ कानून बनाने वाले लोग हैं। ये है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पूरे भारत में इस बारे में एक रिपोर्ट आया, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इन्होंने ये रिपोर्ट प्रसिद्ध किया। उसका कुछ अंश मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अब देखिए, मैंने कहा कि भाई यह लोग हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं, हमारे लिए टैक्स कम करना ज़्यादा करना वो तय करते हैं, किस जगह पर अलोकेशन ऑफ फंड औसतन कितना आवंटन करना है ये लोग तय करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये लोग हमारा भविष्य तय करते हैं। तो ये भविष्य तय करने वाले विधानमंडल के सदस्य, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स कैसे है, तो यह हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको आश्चर्य लगेगा, कुल मिलाकर 4092 लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स पूरे भारत में है। हमारे यहाँ 28 राज्य है और 3 केंद्र शासित प्रदेश, यानी यूनियन टेरिटरी जिसे हम कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश ऐसे 3 है। तो इनमें जो भी कुल मिलाकर सदस्य है उन सदस्यों की संख्या 4092 है, जो तय करते हैं हमारा भविष्य क्या होगा पूरे साल में। तो वो कैसे है, 4092 लोग कैसे है, उसमें से 3% जो है वो निरक्षर है। 3%, 4000 के 3%, वो लोग अक्षर ज्ञान उन्हें नहीं है, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं। कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, इस प्रकार के ये 3% लोग हैं। लेकिन इन निरक्षर लोगों की बात करें, उससे अच्छा कि 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक जो है वो 1350 एमएलएज है। देखिए कितनी संख्या हो गई, यानी मोर देन 25%। 1350, यानी मैंने इसको निरक्षर के साथ जोड़ दिया, इसलिए ये कुल मिलकर 32% ऐसे हुए कि जिनके बारे में बहुत नॉलेज, शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे ये लोग हैं। अगर हम ग्रेजुएट्स के बारे में देखें तो 1675 ग्रेजुएट इन लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, जिन्होंने बीए, बीकॉम, बीएससी या बीई ऐसा किया होगा। तो यह 41% है, यानी सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो ग्रेजुएट्स का है इन लेजिस्लेटिव असेंबली में। 1675 यानी बहुत ज़्यादा, 41% है इनकी संख्या। अगर ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएट हुए तो ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या है 850, यानी एमए, एमकॉम, एमएससी, एमई ऐसा किया होगा। तो यानी ग्रेजुएट के बाद 2-3 साल जिन्होंने डाले हैं, ऐसे लोग 850 है, जिनका प्रतिशत रहता है 20%। चलिए, लेकिन ये है पोस्ट ग्रेजुएट के बाद पीएचडी भी कर सकते हैं ना, तो इनमें पीएचडी करने वाले लोगों की संख्या 225 है, यानी 5% इनकी संख्या है। तो यह अगर उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम देखें, यानी उनका नॉलेज कितना होगा, पता नहीं वो पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, तीसरी बार आए हैं। कई लोग तो ऐसे 7-7, 8-8 साल, यानी 7-8 बार एमएलए बनते हैं, तो फिर भी वो
लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं और वो निर्णय करने में भाग लेते हैं। देखिए, इसमें जो पीजी है वो उत्तर प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए, एमकॉम, एमएससी जिन्होंने किया है, ऐसे यूपी के सबसे ज़्यादा पीजी 34% है, सर्वाधिक। यानी सोचिए अभी यूपी की स्थिति क्या है। अगर उसके सामने अगर सबसे कम अगर हम देखें पीजी पढ़े हुए लोग, तो सिर्फ 24% है, सबसे कम तमिलनाडु के। लेकिन खराब स्थिति क्या है? आम आदमी पार्टी, वो सही में इस विषय में हम कहें तो कोई हर्ज नहीं कि वो आम है, सामान्य है। तो ऐसे आम आदमी पार्टी का जो है वो 43% ऐसे है कि जो ग्रेजुएट भी नहीं हुए फिर भी दिल्ली का कार्यभार वो संभालते हैं। एग्जीक्यूटिव्स ऑफ दिल्ली, द नेशनल कैपिटल, तो उसका वो ध्यान रखने वाले हैं। 43% आपके ग्रेजुएट नहीं है, ऐसे लोग भी हैं। अगर उम्र के बारे में हम देखें तो 40 साल से कम उम्र यानी युवा जो एमएलएज है उनकी संख्या सिर्फ 11% है। यानी युवा जो लोग हैं, युवाओं के बारे में जब बात होती है, बेरोजगारी, महंगाई वगैरह वगैरह की बात जब चलती है तो युवाओं के बारे में बात होती है, तो वो सिर्फ 11% है। लेकिन 71 साल से भी ज़्यादा यानी 71 ईयर्स से भी ज़्यादा जिनकी उम्र है, ऐसे 6% है। लेकिन 40 साल के नीचे के जो लोग हैं, जो मैंने अभी 11% कहा, वो 1550 एमएलए ऐसे हैं कि जो 40 साल की उम्र से कम उम्र के लोग हैं। चलिए, तो इस आधार पर महिलाओं के बारे में बात कर लेते हैं। स्त्री शक्ति, महिला सशक्तिकरण वगैरह वगैरह वो हम देखते हैं तो हमें एक कंगाल स्थिति दिखाई देगी। यानी महिला सशक्तिकरण इस विषय में पता नहीं, कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि भाई महिलाओं को ज़्यादा आगे बढ़ाने नहीं चाहिए, ऐसा भी कहने वाले लोग हैं। तो महिलाओं के जो एमएलए है वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है। यानी 15% महिलाएं वेस्ट बंगाल की एमएलए की संख्या 15% है। ऑल इंडिया लेवल का 9.78% है, ऑल इंडिया लेवल का महिलाओं का। यानी मान लीजिए ना 10% तक महिला ऑल इंडिया लेवल पर, यानी 4000 में से 10% यानी 400 महिला एमएलएज है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन सबसे कम महिला किस राज्य की है? तो वो है तमिलनाडु, उसमें सिर्फ 5% महिला है। सबसे ज़्यादा महिला तृणमूल कांग्रेस की है, वो है 17%, और कम से कम जो है वो डीएमके की है। तो 17% महिला टीएमसी की है और डीएमके की कम है। अब ग्रेजुएट्स के बारे में, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में अगर सोचते हैं तो कांग्रेस का सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट का प्रतिशत है 44%। यानी ग्रेजुएट में कांग्रेस वाले अमीर है, ऐसा हम कहें तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। उसके नीचे आता है सीपीआईएम, उनका 43% है। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का भी अच्छा है, 42.5% इनके ग्रेजुएट है। तो फिर प्रश्न आता है बीजेपी की क्या स्थिति है? तो भाई वो अभी जो मैंने लिस्ट बनाई उसमें सबसे कम 40%, यानी जो बड़े बड़े इसमें हैं तो बीजेपी के 40% ऐसे हैं कि जिन्होंने शिक्षा ग्रेजुएट तक की है। तो इस प्रकार के लोगों के साथ हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही है। इसलिए कई बार हम अखबार में देखते हैं, कई बार लोकसभा में भी हम सुनते हैं, तो भाई हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या बोल रहा है, उसे खुद को पता नहीं कि वो क्या बोल रहा है, फिर भी बोले जा रहा है। फिर भी ऐसा कभी कभी कहता है कि भाई मुझे तो बोलने ही नहीं देते वगैरह वगैरह। तो छोड़िए, इस राजकारण के बारे में हम नहीं आगे जाएंगे। इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार।